Assalamu alaikum class. My name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to online lectures of Real Scholars College. This lecture is for class second year, chapter number 15, topic 15.10, AC through capacitance. अभी तक आपने AC थ्रू रजिस्टर और AC थ्रू इंडक्टर देखा था. आज आपने AC को कैपेसिटर के थ्रू जो है वो पास करवाना है और देखना है कि क्या लीड और क्या लैग आता है. ये कैपेसिटर लगा है आपका, ये एक AC सोर्स है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VAC आ रहा है. यहाँ से आपने IAC को फ्लो करवाया, ठीक है, और देखना ये है कि क्या लीड और क्या लैग आता है वोल्टेज और इस करंट के दरमियान. तो इस लूप के अंदर सबसे पहले तो आप क्या करें, KVL लगाएं. ठीक है, आज के लेक्चर में आपने ख़ुद से काफ़ी जो है वो डेरिवेशन करनी है बाय कंसिडरिंग द डेरिवेशंस ऑफ प्रीवियस लेक्चर जो कि आपने AC थ्रू इंडक्टर के लिए की थी. उसी को देखते हुए आपने ख़ुद से आज के लेक्चर में काफ़ी जो है वो मैथमेटिक्स या फिर डेरिवेशन सॉल्व करनी है. अच्छा, सबसे पहले आप जब KVL लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स है, माइनस VC जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है, इज इक्वल टू ज़ीरो. KVL यही कहता है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल टू ज़ीरो. तो V विल बी इक्वल टू VC, और VC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, VC की जगह आप लिखेंगे यहाँ से, VC की जगह आप क्या लिखेंगे, VM साइन ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज आपकी वोल्टेज जो है वो फेज़ की फॉर्म में जब लिखी जाएगी तो VM साइन ऑफ ओमेगा टी लिखी जाएगी. और आपको ये बात पता है कैपेसिटर की जो वोल्टेज है V वो किसके बराबर होती है, या कैपेसिटेंस के कैपेसिटर में, कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज और चार्ज वगैरह का रिलेशन है कैपेसिटेंस और चार्ज का, वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV. तो इस फॉर्मूले में अगर आप VC की जगह पे VM साइन ऑफ ओमेगा टी पुट कर दें तो Q वाला रिलेशन क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू CV वाला, C इंटू VM साइन ऑफ ओमेगा टी. अब आपको ये पता है कि जो करंट आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्किट के अंदर, वो जो करंट है आपका वो किसके बराबर आएगा, कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट है वो किसके बराबर आएगा, I इज इक्वल टू, आपको पता है करंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज Q/T. और Q की जगह आप क्या पुट करेंगे, Q की जगह आप पुट करेंगे CV साइन ऑफ ओमेगा टी. अब यहाँ पे आपको एक बात मालूम है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है और VM भी कांस्टेंट है. ये सारा कुछ हमने पढ़ा है. VM क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि पहले भी उसकी वैल्यू मैक्सिमम, बाद में भी मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम रहेगी. तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये बाहर चले जाएंगे. चेंज किस में आएगा, फेज़ में, ओमेगा टी में, जिसमें से ओमेगा कांस्टेंट होगा टाइम में चेंज आएगा. तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आपने जब चेंज देखना है तो साइन ऑफ ओमेगा टी में ही जस्ट चेंज आएगा. तो आप C और VM को क्या करेंगे, बाहर निकाल के लिख लेंगे ब्रैकेट से. तो आपके पास क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. फिर आपने क्या करना है, आपने डेल्टा साइन ऑफ ओमेगा टी को सॉल्व करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आप क्या करेंगे, जैसे हमने इंडक्टर के केस में किया था, साइन ऑफ ओमेगा टी, डेल्टा साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लेंगे, तो उससे आपके पास आंसर क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा, इनटू अगेन थीटा का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव साथ लेना है. और एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, उसमें ओमेगा कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, और डेल्टा, और जो टी है उसका डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 1. तो आपके पास जिस तरह इंडक्टर में बना था, साइन ऑफ ओमेगा टी, डेल्टा साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी बन जाएगा. इसको आप उठा के अगर यहाँ पे वापस पुट करेंगे अपने फार्मूला के अंदर, यहाँ पे डेल्टा पूरी की पूरी डेल्टा साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की जगह पे, तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, आपके पास रिलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, I इज इक्वल टू CVM W साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, ये आप हाथ से अपने साथ साथ सॉल्व करेंगे. और फिर अगर आप इस कॉज को साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये बात पता है कि साइन और कॉज जो आपस में 90 डिग्री फेज डिफरेंस रखते हैं, ये आपका फाई है. तो आप जब इस कॉज को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इसको, कॉज को साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 या प्लस 90. अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास I की वैल्यू है, जनरली हमारे पास I का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी. अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को
कंपेयर करूं उस जनरल इक्वेशन से आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी से, तो आपके पास ये चीज़ साइन ये सी वी एम ओमेगा किसके बराबर आ जाती है, आई एम के बराबर आ जाती है। अगर आप इसको कंपेयर करें आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी से, तो आपके पास ये सी वी एम ओमेगा किसके बराबर आ जाता है, आई एम के, जैसे हमने इंडक्टर में किया था कंपेयर। तो हम सी वी एम ओमेगा की जगह आई एम लिख देंगे। तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर, ये आई किसके इक्वल आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। इसके बाद आप यहाँ से ये देखेंगे कि अगर मैं इसकी वेव फॉर्म बनाऊँ तो वो कैसी, एक ये चीज़ देखनी है और आपने फेज़र डायग्राम भी देखनी है। बट उससे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गई कि वोल्टेज की वैल्यू थी पहले वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट कितना आया, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 मतलब प्लस 90, यानी प्लस पाई/2। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर के केस में आपका करंट जो है वो 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज को। इंडक्टर में क्या हो रहा था, करंट की वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी थी और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 आई थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, उसका मतलब ये था कि आपकी वोल्टेज लीड कर रही है, बट कैपेसिटर के केस में क्या चीज़ लीड कर रही है, आपका करंट। क्योंकि अगर वोल्टेज का फेज़ साइन ऑफ ओमेगा टी है फेज़, तो करंट का फेज़ कितना आया है, ओमेगा टी प्लस 90। इसको साथ साथ इंडक्टर से कंपेयर करेंगे आप लोग, और जैसे मैंने इंडक्टर में सॉल्व करके आपको भेजा था, उसी तरह आप खुद से कैपेसिटर के लिए भी सॉल्व करेंगे साथ साथ इसको मोर डिटेल में। और यही आपकी इस लेक्चर की असाइनमेंट या एक्टिविटी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसकी वेव फॉर्म देखें और फेज़र डायग्राम देखें, तो ये इसकी क्या है, वेव फॉर्म है, बी डायग्राम जो है। इस वेव फॉर्म में आप देखें वही 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। जहाँ जहाँ पे करंट की जहाँ जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है वहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम हो या पॉजिटिव मैक्सिमम। यहाँ पे देखें करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू अगेन ज़ीरो है, तो करंट की वैल्यू अगेन मैक्सिमम है इस फेज पे। यहाँ वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। हर पॉइंट पे जहाँ यहाँ पे स्टार्ट से देखें बिल्कुल, तो अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी अगर ज़ीरो फेज पुट करते हैं साइन ऑफ ओमेगा, यानी साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो उस टाइम करंट की क्या वैल्यू होगी, साइन ऑफ ज़ीरो प्लस 90, यानी साइन 90 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पे वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि करंट हमेशा हर पॉइंट पे वोल्टेज को 90 डिग्री लीड कर रहा है। इस चीज़ को अगर फेज़र डायग्राम में बनाया जाए तो किस तरह बना सकते हैं आप, ये देखें, यहाँ पे अगर वोल्टेज को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है तो प्लस 90 डिग्री पे आपका करंट बना है। इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ पे लीड कर रहा है वोल्टेज को। तो इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रहा था, कैपेसिटर के करंट में करंट जो है वो इसको लीड कर रहा है। इसी तरह मैं फेज़र को एक और तरह से भी बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करंट को ले लूँगा एक्स एक्सिस पे, तो हमने क्या बात की, करंट लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री, तो वोल्टेज कहाँ बनेगी फिर, यहाँ पे 90 डिग्री लैग करेगी वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहती है। और अगर करंट को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज कहाँ बनेगी फिर, यहाँ पे, यानी अगर करंट आपके पास इस फेज़ पर है 30 कर लें आप, तो वोल्टेज कहाँ होगी फिर, इस जगह पे माइनस 90 डिग्री पीछे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हर पॉइंट पे जो है वो करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड कर रहा है। इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आती है अब, कि अगर मैं यहाँ से देखूँ, जैसे मैंने इंडक्टर के केस में देखा था, आई एम सी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर, साइन ऑफ ओमेगा के बराबर है। तो अगर मैं इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करूँ V इज इक्वल टू आई आर वाले रिलेशन से, तो मैं क्या करूँगा, मैं V इज इक्वल टू आई आर के लिए इस C और ओमेगा को यानी इन दोनों को दूसरी साइड ले जाके I के नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वी एम इज इक्वल टू आई एम बाय सी ओमेगा, ठीक है। यहाँ से मैं अगर सी ओमेगा को इधर ले जाकर डिवाइड कर दूँ
तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आई एम डिवाइडेड बाई, एक और तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दूसरी तरह से किया है, इन्होंने वी एम डिवाइडेड बाई आई एम को 1/c ओमेगा के इक्वल निकाला है। अब आपको ये पता होना चाहिए ओहम्स लॉ के मुताबिक v इज इक्वल टू आई आर किसके बराबर है, v इज इक्वल टू आई आर जो है वो, अगर मैं इसे यहाँ पे कंपेयर करूँ तो v बाई आई किसके बराबर आता है, v इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक v बाई आर आई बराबर आता है r के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका 1/c ओमेगा है कैपेसिटर के केस में, वो किसको रिजेंबल कर रहा है, आर को। ठीक है, 1/c ओमेगा किसको रिजेंबल कर रहा है यहाँ पे, आर को। तो यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर का रेजिस्टिव इफेक्ट है। ठीक है, 1/c ओमेगा इज द रेजिस्टिव इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर। वहाँ इंडक्टर के केस में रेजिस्टिव इफेक्ट क्या था, ओमेगा एल, बट नॉट 1/ओमेगा एल। यहाँ पे 1/c ओमेगा जो है वो आपके पास रेजिस्टिव इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स सी से। और एक्स सी से डिनोट करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस ऊपर वाले रिलेशन को हम I इज इक्वल टू वी बाई आर की जगह हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई एक्स सी, और एक्स सी किसके बराबर है, 1/c ओमेगा के। ठीक है, और जब यहाँ पे हमने एक्स सी कह दिया, वहाँ पे हमने एक्स एल बोल दिया था, और हमने एक्स एल को कहा था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। यहाँ पे एक्स सी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये आपके पास लिखा है, और इसका यूनिट भी ओहम्स ही होगा। क्यों, क्योंकि ये अफेक्ट किस चीज़ का देता है, ओहम्स का, रेजिस्टेंस का। तो इसका यूनिट भी ओहम्स होगा, एक्स सी का भी, एक्स एल का भी और आर का भी, तीनों का यूनिट क्या है, ओहम्स। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ से ये देखें कि एक्स सी जो है वो 1/ओमेगा सी के अगर बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2πf, जैसे हमने उसमें भी लिखा था एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2πfl। इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे लेकिन इन्वर्स रिलेशन है, इंडक्टर के केस में डायरेक्ट रिलेशन था। हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए एक्स एल जो था वो हायर था, बट यहाँ पे हायर फ्रिक्वेंसीज़ के लिए जो आपका एक्स सी है वो कम होगा, क्योंकि उसका इन्वर्स रिलेशन है एफ का एक्स सी से। लेकिन डीसी के लिए क्या होगा, एक्स सी की वैल्यू ज़ीरो इन्फिनिटी होगी, इनफाइनाइट वैल्यू होगी एक्स सी की, बिकॉज आपके पास एफ क्या होगी, ज़ीरो, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा ज़ीरो। और आपको पता है 1/0 किसके बराबर होता है, इनफिनिटी। ठीक है, और उसमें क्या था, इंडक्टर के केस में एक्स एल जो था वो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो के लिए क्या था, ज़ीरो था। ओके, नाउ वी विल कम टू द पावर लॉस इन कैपेसिटिव सर्किट। जैसे बिल्कुल हमने इंडक्टर के लिए किया था, वैसे ही बिल्कुल हम पावर लॉस इन कैपेसिटर भी देखेंगे। तो पावर लॉस इन कैपेसिटर क्या है, जितनी कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस आई थी, यानी ज़ीरो आई थी, यानी जितनी पावर इंडक्टर ने ड्रेन की थी उतनी पावर सर्किट को, उसको सोर्स को वापस भी की थी। तो कैपेसिटर के केस में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे भी साइन और कॉस जो थे वो आपस में 90 डिग्री लीड और लैग पर थे आपस में। तो यहाँ पे भी क्या है कि आपका जो करंट और वोल्टेज है वो आपस में क्या है, 90 डिग्री लीड और लैग कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, यानी करंट लीड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे एवरेज पावर निकालने के लिए, P इज इक्वल टू वी आई, एवरेज वी आई, तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी और आई एम कॉज ऑफ ओमेगा टी। और वी एम आई एम कॉन्स्टेंट्स होंगे, क्योंकि वो उनकी एवरेज वी एम और आई एम ही आएगी, वो बाहर आ जाएंगे। और साइन ऑफ ओमेगा टी और कॉज ऑफ ओमेगा टी की एवरेज अगेन मल्टीप्लाई होकर आपको ज़ीरो देंगी, क्योंकि जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा ज़ीरो, तो उस टाइम आपका कॉज ऑफ ओमेगा टी 1 होगा। अगेन अगर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव होगा तो दूसरा उसका इन्वर्स होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सम अप होकर आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, जब पावर ज़ीरो आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी पावर जो है वो कैपेसिटिव सर्किट भी इंडक्टिव सर्किट की ही तरह सोर्स से ड्रेन करता है, वो उसको वापस कर देता है। इसका मतलब पावर लॉस कोई नहीं होता, ना ही इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, और ना ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। अच्छा, इस चीज़ की हम यहाँ से पावर की वेव फॉर्म ज़रा देखते हैं। पावर की वेव फॉर्म भी बिल्कुल कैपेसिटर पावर इन लॉस थ्रू कैपेसिटर की भी वेव फॉर्म पावर लॉस थ्रू इंडक्टर की ही तरह है बिल्कुल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, उसमें भी क्या था, कुछ एक चीज़ जब मैक्सिमम थी तो दूसरी मिनिमम थी।
तो यहाँ पे भी हर पॉइंट पे क्या है, जो चीज़ मैक्सिमम है दूसरी उसके अपोजिटली मिनिमम है। तो जब इन दोनों का हमेशा प्रोडक्ट होगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी पावर की, उसको हम ग्राफ बनाते जाएंगे, उसका भी इस तरह डॉट 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 ग्राफ बनाते जाएंगे हर पॉइंट पे। तो क्या होगा हमारे पास कि फॉर पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, नेगेटिव साइकिल्स के लिए नेगेटिव ग्राफ बनेगा। कोई एक भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव पावर आएगी, कोई एक भी, दोनों अगर नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव पावर आएगी, दोनों पॉजिटिव हुए तो भी पॉजिटिव पावर आएगी। बट जब दोनों दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हुआ तो आपके पास पावर नेगेटिव आएगी। यहाँ पे करंट पॉजिटिव है बट वोल्टेज नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव आई। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वी आई का प्रोडक्ट होना है तो पी इक्वल टू वी आई का मतलब है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज में पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव आई। यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव आई। ठीक है, ग्राफ तो बहुत ईजी है इसका। आप एक काम करेंगे, आप यहाँ पे असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपने इसको एक तो रीड करना है, दूसरा इसको कंपेयर कर करके इंडक्टिव एसी थ्रू इंडक्टिव सर्किट वाले में देखना है, उसको देखना है, उस डेरिवेशन को देखना है, उससे कंपेयर कर करके आपने ये सारी डेरिवेशन खुद से करनी है। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है इस लेक्चर की। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, या हम इसकी थोड़ी सी समरी देख लेंगे पहले, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो नोट कर लीजिएगा।